जन्नत में जा बजा नहरों के किनारे किनारे सोने चांदी के तख्त बिछे हैं, जिन पर रेशमी फूलदार कपड़ों का फर्श है। लोग पुरतकल्लफ और तलाई गाँव तकियों से पेट लगाए दिल फरेब और होशरबा कामसिन लड़कियों को पहले में लिए बैठे हैं और जन्नत की बेफिक्रियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खूबसूरत आफत रोजगार लड़के कहीं तो सामने दस्त बदस्त खड़े हैं और कहीं निहायत ही नजाकत और दिल फरेब हरकतों से साकीगरी करते हैं। शराब के दौर चल रहे हैं और सिधाए या कुदरत के सिखाए हुए तयूर फलदार दरख्तों से फल तोड़ तोड़ के लाते हैं और उनके सामने रख के उड़ जाते हैं। मगरब में भी इस जन्नत को खासी पजीराई मिली है। 2016 में यूरोप के कई शहरों में ड्रामे दिखाए गए जिन्हें बहुत से लोगों ने ज़ौक़ शौक़ से देखा। मशरिक और मगरब में लिखी गई दर्जनों कहानियों, नावलों और अफसानों में इस मसनूई जन्नत का जिक्र मिलता है, जिसमें नौजवानों को नशे में धुत करवाकर जन्नत के मॉडल पर तैयार करदा बागात महल्लात में ऐशो इशरत के माहौल में रखा जाता है। वो समझते हैं कि वो असल जन्नत में पहुंच गए हैं, फिर उन्हें बेहोश करके बाहर ले जाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल कर दें तो उन्हें दोबारा इसी जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। मशहूर है कि ये जन्नत 12वीं सदी में ईरान के इलाके रुदबार के किला अल मौत में हसन बिन सबा ने कायम की थी, जहां वो नौजवानों को वरगला कर उन्हें हुक्मरानों, उलमा और दूसरे मुखालिफिन के कत्ल के लिए भेजते थे। ये हसन बिन सबा कौन थे? उनसे वाबस्ता इन हैरत अंगेज देवमालाई कहानियों में किस हद तक सदाकत है। हसन बिन सबा का नाम हसन अस-सबा था। वो 1150 की दहाई में ईरानी शहर कुम में एक अरब खानदान में पैदा हुए थे। लड़कपन ही में इनके वालिद इस जमाने के इल्मी गार्ड रह चले गए। यहाँ नौजवान हसन ने रैज उलूम में तेजी से महारत हासिल करना शुरू कर दी। अपनी आप बीती सरगुज़श्त सैयदना, जिसके सिर्फ चंद और की बाकी बचे हैं, वो लिखते हैं, 7 बरस की उम्र से मुझे उलूम की मुख्तलिफ शाखों से गहरा लगाव था और मैं मजहबी रहनुमा बनना चाहता था। 17 साल की उम्र तक मैंने खासा इल्म हासिल कर लिया था। उलूम की ये शाखें दीनियात के अलावा फल्कियात, इल्म हिंसा, जियोमेट्री, मंतक और रियाजी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमीरा जर्राब नामी इस्माइली दाई से हुई, जिन्होंने नौजवान हसन के जरखेज दिमाग के लिए बारिश का सा काम किया। हसन उनसे इस कदर मुतासिर हुए कि वो इस्माइली हो गए। उमर खयाम की क्लास फेलो। यहाँ हमारा सामना एक दिलचस्प रिवायत से होता है जिसका जिक्र एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने उमर खयाम की रुबाइयात के तर्जमे के दिबाचे में भी लिखा है। किस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि हसन सबा मशहूर शायर, महर फल्कियात, रियाज़ीदान उमर खयाम और निज़ाम उल मुल्क तूसी तीनों इस दौर के मशहूर आलिम इमाम मोफिक के शागिर्द थे। उन्होंने एक दिन मिलकर आद किया था कि जो कोई पहले किसी बड़े ओहदे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करेगा वो दूसरों को नवाज देगा। हुआ यूं कि निज़ाम उल मुल्क ताकतवर सल्जूक सुल्तान अलप अरसलान के वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने लड़कपन के वादे थे वफा करते हुए हसन सबा और उमर खयाम को बड़े बड़े ओहदे देने की पेशकश की। अलबत्ता दोनों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें रद्द कर दिया। ये कहानी है तो बड़ी मजेदार, लेकिन क्या ये सच्चाई पर नहीं है? निज़ाम उल मुल्क 1018 में पैदा हुए थे, जबकि हसन सबा का साल पैदाइश 1050 के लगभग है, जिसका मतलब है कि निज़ाम हसन से 32 साल बड़े थे। मजीद ये कि 1059 में, यानी जब हसन की उम्र 9 साल के करीब होगी, निज़ाम उल मुल्क सूबा खुरासान के गवर्नर बनकर पहले ही बड़े ओहदे तक पहुंच चुके थे। इसलिए ये यकीनी कियास नहीं है कि वो रह के किसी नौउम्र लड़के के हम जमात हों और उसके साथ किसी आज़नामे में शरीक हों। अकाबों का नशेमन। इस जमाने में मिस्र पर फातिमिया खानदान की हुकूमत थी जो इस्माइली थे। कहरा की जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की थी। हसन 1078 ईस्वी में मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते फिराते कहरा पहुंच गए, जहां उनके अफसाने पहले ही पहुंच चुके थे। चुनांचे फातिमी दरबार में उनकी बड़ी आवभगत हुई। हसन ने मिस्र में 3 साल गुजारे, लेकिन इस दौरान फातिमी के सिपा सालार बदर अल जमाली हसन के मुखालिफ हो गए। उन्हें जिंदान में डाल दिया गया। इत्तेफाक से जिंदान का मीनार गिर पड़ा। इस वाक़ये को हसन की करामत समझा गया और उन्हें बाइज़्ज़त रिहा कर दिया गया। इसके बाद हसन ने मिस्र में मजीद कयाम मुनासिब नहीं समझा। वो ईरान लौट आए और अगले 9 बरसों तक मुख्तलिफ इलाकों में दावत तबलीग में मगन रहे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपनी तवज्जो रुदबार सूबे के इलाके दिलमान पर मरकूज करना शुरू कर दी, जहाँ उन्हें कोअल बर्स की बर्फानी चोटियों में घिरा हुआ एक किला नजर आया जो उनके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए निहायत सूदमंद साबित हो सकता था। ये किला अल मौत था। बज़ाहिर तो लगता है इस किले का नाम मौत यानी मरने से मुताल्लिक है, लेकिन हकीकत यह है कि अल मौत मकामी जुबान के लफ्ज इल्ला और आमूद से निकला है। दिलमानी जुबान में इल्ला आकाब है और आमूद फारसी में आमोख्त का मतलब है सीखना। रिवायत मशहूर है कि इस इलाके का हुक्मरान वहाँ शिकार खेल रहा था कि उसे एक पहाड़ी पर अकाब उतरता दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि इस मकाम का जोग्राफिया इस किस्म का है कि अगर यहाँ किला बनाया जाए तो नाकाबिल शिकस्त साबित हो सकता है। चुनांचे उन्होंने यहाँ किला तामीर करवाया। इसका नाम अल मौत पड़ गया, यानी एक का सिखाया हुआ।
हलाकू खान के दरबारी मौरख मलिक जमीनी ने, जिनका जिक्र आगे तफसील से आएगा, इस किले का दौरा किया था। अपनी किताब तारीख जहां गुशा में लिखते हैं, अलमौत एक ऐसे पहाड़ पर वाक़ है कि जिसकी शक्ल घटन के बल बैठे हुए ऊंट की मानद है। किला जिस चट्टान पर तामीर किया गया है, इसके चारों तरफ ढलवाने हैं। सिर्फ एक तंग रास्ता है जिसका बड़ी आसानी से दिफा किया जा सकता है। हसन ने किला अलमौत के आसपास के इलाके में डेरे डाल दिए। इनका पैगाम जोर पकड़ता गया। देखते ही देखते खुद किले के अंदर इनके हवारियों की इतनी अक्सरियत हो गई, किलादार हुसैन महादी के पास इसके सिवा कोई चारा न रहा। किले का इख्तियार हसन के हवाले करके वहाँ से रुखसत हो जाए। ये वाक़या सन 1090 का है। अब हसन सबाह ने किला अलमौत को अपना मरकज बनाकर आसपास के वसी इलाके में अपना पैगाम फैलाने का काम शुरू कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा था कि आसपास के कई इलाके इनके कब्जे में आ गए, जिनमें से कुछ को खरीदा गया, कुछ पर बगैर शमशीर कब्जा किया गया, और कुछ ऐसे थे जिसके लोगों ने दावत से मुतासर होकर खुद अपने दरवाजे खोल लिए। किस्सा मुख्तसर, चंद बरसों के अंदर तमाम रोजगार और पड़ोसी इलाकों में हसन की अमलदारी कायम हो गई। उनके इनामात और इर्तिकाज का ये आलम था कि अलमौत में आ जाने के 35 बरस तक किले से बाहर नहीं निकले, बल्कि अपने घर से भी सिर्फ 2 बार बाहर निकले। तारीख दान रशीदुद्दीन हमदानी जामिया तारीख में लिखते हैं कि वो अपनी मौत तक अपने घर में रहे, जहाँ वो अपना वक्त मुताले, दावत, तहरीर करने, अपनी अमलदारी का नाज़्म नस्र चलाने में गुजारते रहे। सल्जूक सुल्तान मलिक शाह ने अपने दूर अफ्तादा सरहदी इलाके चिन्या ने खबर सुनकर हसन सबाह की सरकूबी के लिए 1092 में एक लश्कर भेजा, जिसने अलमौत को मुहासरा कर लिया। लेकिन 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़ई ये किला नाकाबिल तस्खीर था, और दूसरी तरफ आसपास के इलाकों से हसन के मानने वालों ने कचोके लगा लगा कर शाही लश्कर को इस कदर परेशान किया कि उसे 4 माह के बाद लौटना पड़ा। खुदकश फिदाई। अलमौत के मुहासरे के चंद माह बाद 16 अक्टूबर 1192 को सल्जूक सुल्तान के वजीर आजम और हसन सबाह के हम जमात निजाम उल मुल्क निहावन जिले में सफर कर रहे थे। दिलमान के इलाके का एक नौजवान, जिसने फकीरों का भेष बदला हुआ था, उनके करीब पहुंचा और अपने चूहे से खंजर निकालकर उन पर वार कर दिया। रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक हसन सबाह को मालूम था कि अलमौत पर सल्जूकियों के हमले के पीछे दरअसल निजाम उल मुल्क का हाथ है। उन्होंने एक दिन अपने फिदाई से कहा, तुम में से कौन है जो इस मुल्क को निजाम उल मुल्क तूसी के फितने से पाक कर सके? एक नौजवान बू ताहिर आरानी नामी ने हाथ बुलंद किया और बाद में जाकर शेख उल जिबाल के फरमान पर अमल कर डाला। इस दौरान खुद भी निजाम उल मुल्क के माजूम के हाथ मारा गया। यह हसन सबाह की मुहिम का पहला खुदकश हमला था। ज़ाहिर है सियासी कत्ल हसन की ईजाद नहीं था। यह अमल इतना ही पुराना है जितनी इंसानी तारीख, लेकिन जिस नज़म तरीके से और जिस वसी पैमाने पर हसन ने उसे बतौर आला इस्तेमाल किया, इसकी वजह से इनका नाम इससे मुंसलिक होकर रह गया। हसन को मालूम था इनके मानने वालों की तादाद इतनी कम है कि वो कभी भी सल्जूकियों और दूसरे ताकतवर दुश्मन हुक्मरानों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस सूरत हाल में उन्होंने वो तकनीक इस्तेमाल की कि बजाय हजारों की तादाद में फौजों का मैदान में दो मुकाबला किया जाए, बेहतर यही है कि अपने किसी जानिसार फिदाई की तरबियत करके उसके हाथों किसी हुक्मरान, खतरनाक वजीर, सिपा सालार या मुखालिफ मजहबी आलम को कत्ल करा दिया जाए। ये तरीका हैरत अंगेज तौर पर कामयाब साबित हुआ। तूसी के बाद हसन की फिदाइन के निशाने पर कई हुक्मरान, शहजादे, गवर्नर, जर्नैल और उलमा बने। उनकी दहशत नजदीक और दूर तक बहुत फैल गई। अहम शख्सियत किसी भी अजनबी से मिलने से कतराने लगे। वो अपने लिबास के नीचे एहतियातन ज़िरा बख्तर भी पहनने लगे। मकबूल वीडियो गेम। पिछले 4 दशकों के दौरान खुदकश हमलावरों की लहर के बाद हसन सबाह के नाम की बात गश्त अक्सर मीडिया में सुनी गई। जदीद दौर के खुदकश हमलावरों को किला अलमौत की फिदाइयों से जोड़ने की कोशिश की जाती रही है। कई नावलों, कहानियों, नज़मों के अलावा हसन सबाह के फिदाई और उनकी जन्नत आज की मशहूर वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड में जलवागर होते हैं। इनका शुमार दुनिया की मकबूल तरीन गेम्स में होता है और अब तक इसकी कई करोड़ कापियां फरोख्त हो चुकी हैं। सन 2016 में इस वीडियो गेम पर एक फिल्म बनाई गई जिसने 24 करोड़ डॉलर से ज्यादा का बिजनेस किया। शेख उल जिबाल और उनकी मसनूई जन्नत। किला अल मुल्क हसन सबाह की जिंदगी का यही वो दौर है जो बाद में आने वाली सदियों में असातारी हैसियत इख्तियार कर गया। हसन सबाह को आमतौर पर शेख उल जबाल, ओल्ड मैन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। मशहूर है कि उन्होंने किले में एक मसनूई जन्नत कैंप कर रखी थी, जिसकी एक झलक नौजवानों को दिखाकर उन्हें सलातीन, वज़रा, मजहबी रहनुमा और दूसरी सरकर्दा शख्सियत के कत्ल के लिए आमादा किया जाता था। मुखालिफिन की नजर में ये लोग दहशतगर्द थे, लेकिन खुद हसन सबाह और उनके हामियों के नजदीक ये फिदाई थे जिन्हें मकसद के असूल की खातिर जाने कुर्बान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। किला अल मौत में ऐसे तमाम फिदाइयों के नाम एक किस्म के रोल ऑफ ऑनर में दाखिल किए जाते थे और उनको शहीद का दर्जा दिया जाता था।
مارکو پولو کی داستان۔ یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا تھا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو لکھتے ہیں، شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ایک وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہوا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے باغ پائے جاتے ہیں، تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں، ان پر نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے۔ جہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں، دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس پر 2 سے بری سے نکالا جاتا ہے تو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفر نامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا۔ اس کی وساطت سے یہ کہانیاں یورپ بھر میں پھیل گئیں جو کہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصباح کو فوت ہوئے تقریباً 150 سال ہو چکے تھے اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس سے زیادہ گزر چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو کجا ترکی سے آگے تک بھی نہیں گئے۔ انہوں نے ساری کہانیاں استنبول میں بیٹھ کر سیاحوں اور ملاحوں سے سن کر لکھ ڈالی، لیکن یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد قطعاً نہیں ہے۔ اس زمانے میں حسن الصباح قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہیں سے ایسی کوئی باتیں سنی ہوں گی اور اسے تحریر کر دیا ہوگا جس کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی جو اپنی تاریخ جہاں گشا کا ذکر کرتے ہیں، جوینی حسن الصباح اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی قسم کا ان سے رویہ برتیں گے۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوینی ان کے ساتھ قلعے میں آئے تھے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصباح کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمران، عمارات، طرز تعمیر، کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتب میں کہیں بھی جنت اور اس کے آثار کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التاریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصباح اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹے سے لیس فوجوں کی ہیبت کے بارے میں ڈیگے مارنا شروع کر دی تو حسن الصباح نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا، چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا اپنا خنجر اپنے دل میں لگا دو۔ کہا جاتا ہے جب ایک محافظ لاچون و چراں قلعے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھوم دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ چرس کے نشے میں دھت، یہ بھی مشہور ہے۔ انگریزی کا لفظ ایشیشین یعنی اہم شخصیت کا قاتل بھی حسن الصباح ہی کے دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔ تاریخ کی کسی کتاب ہمیں اصل میں اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ حسن الصباح یا ان کے پیروکار کسی قسم کی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاش یا حشیش پینے والے کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے بعد۔ حسن الصباح بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منتظم تھے۔ ان کے سیاسی نظریات مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر ڈالے۔ ان کی کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے، جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مار ڈالا۔ حسن الصباح کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا۔ چونکہ ان کے بیٹے زندہ نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرگ امید کو جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، تا وقت کے منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो और अपडेट्स आपको मिल सके।